पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच भी हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच बुरी तरह से हार चुका है और पाकिस्तान सीरीज़ भी हार चुका है। 2011 के बाद से पाकिस्तान आज तक न्यूजीलैंड में एक भी वनडे मैच नहीं जीता और आज उम्मीदें तो थी कि जीत जाएंगे। रिजवान साहब ने एक वीडियो पैगाम में भी कहा था कि हम ईद गिफ्ट ज़रूर देंगे, तो या तो विन है या फिर लर्न है, और आज भी लर्न ही था। खैर अब तो यही लगता है कि आगे जितने भी मैचेस हैं सब में लर्न ही होगा। अगर 5 में से आप 1 मैच जीतते हैं तो वो फिर फ्लूक ही कहा जाएगा, चाहे आप 350 चेज़ कर लें या 400 चेज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद जब टीम 150 पे लेट जाती है फिर हम यही कहेंगे भाई कि फ्लूक ही लगते रहते हैं। अब हमारा लेवल ये रह गया है कि 5 मैचेस में से 1 मैच हम जो जीतते हैं, जो हमारा फ्लूक लगता है, उस पे हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं जैसे पता नहीं कौन सी हमने ट्रॉफ़ी जीत ली है या कौन सा तमगा हमने जीत लिया है। तो जब माइंडसेट इस तरह का होगा तो भाई फिर परफॉर्मेंसेज इसी तरह की होती हैं। जब हमने टी20 सीरीज़ हारी, बुरी तरह से हारी थी, तब काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक्स बन रहे थे। नए यंगस्टर प्लेयर पे काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि देखें आपने जिन सीनियर प्लेयर्स को निकाल कर इन यंगस्टर्स को डाला है, इनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो भाई अब इन दोनों मैचेस में आपके सामने बड़ों की भी परफॉर्मेंस है। सीनियर प्लेयर्स ने क्या किया है? पिछले मैच में बाबर साहब ने खेल लिया, अच्छा खेल लिया, हमने भी उस पर वीडियो बनाई, उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है? अगर पिछले मैच में आपको एस्थेटिक्स मिल गए थे तो अब बाबर पे तनकीद तो बनती है ना। पिछले मैच में अगर हमने उनकी तारीफ़ की क्योंकि उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो फिर आज उनका बुरा खेलने पर उन पर तनकीद होनी चाहिए। क्यों हमारे लोग ये समझते हैं कि हम इंडिविजुअली एक प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं और उसके बुग़्ज़ में, जेलसी में हम तनकीद करते रहते हैं। भाई जब परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा तो फिर हमने तनकीद ही करनी है। जब तारीफ़ करने की वो परफॉर्मेंस देगा, इनिंग्स खेलेगा तारीफ़ वाली, तो हम तारीफ़ करेंगे। पिछले मैच में उसने अच्छी इनिंग्स खेली, पूरी टीम की परफॉर्मेंस गलत थी, तो हमने ये तो नहीं कहा। मैंने तो इवन अपनी वीडियो का टाइटल भी ये रखा था कि बाबर ने तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है लेकिन पूरी टीम ही ढेर हो गई, तो इसमें बाबर अकेला क्या करे। लेकिन आज बाबर आजम भी नहीं खेल पाए, आज वो भी बुरी तरह से फेल हो गए। इतना एक्सपीरियंस बैटर हो जिसने कोई 4 से 5 ओवर न्यूजीलैंड के किए हों, इस ग्राउंड पे भी 2-3 दफ़ा खेला हो, फिर भी उसे ना पता हो कि गेंद को खेलना कैसे है। जिस तरह की बेसिक डिलीवरी पे वो आउट हो रहा है, यार ये तो गली के बच्चे भी ऐसे आउट हो जाते हैं। आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट में आप इस लेवल पे आगे बच्चों वाली जो गेंद है, आगे जो सी टीम का एक प्लेयर लगा हुआ है, उससे आप इस तरह से आउट हो रहे हैं। समझ से बाहर है यार कि आप किधर जा रही है, हमारी टीम जा किधर रही है। बहरहाल पिछले मैच में तनकीद हो रही थी कि 4 बॉलर्स के साथ टीम खेली है। इस बार उन्होंने उस तनकीद को मद्देनज़र रखते हुए 5 बॉलर्स खिला लिए, लेकिन वही बात है ना, लकीर के फ़कीर वाला हिसाब है कि 5 बॉलर्स डाले थे तो 5 से ही हमने बॉलिंग करवानी थी। इस बार सलमान अली आगा को नहीं लगाया, कोई एक स्पिनर आपने डाला है, ऐड किया है उसको, सुफियान मुकीम को बहुत ही ज़बरदस्त उसने परफॉर्मेंस दी है, उसके साथ में एक और स्पिनर आप रख लो। आधी से ज़्यादा टीम जब न्यूजीलैंड की पवेलियन जा चुकी है, पीछे 2 बैट्समैन रह गए हैं, तो आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ उनके ऊपर चढ़ के खेलो। असल में मसला ये है कि हम 50 ओवर की गेम खेल रहे हैं, जैसे पिछले मैच में हम 35 ओवर्स की तैयारी के साथ उतरे थे। असल में हमारा अब स्टैंडर्ड ही ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ 15 ओवर की है। पहले 10-15 ओवर में अच्छा खासा मैच हमारे हाथ में होता है, उसके बाद मिडल ओवर्स में हमसे विकेट्स नहीं निकलती और डेथ ओवर्स में वही बैट्समैन हमें पेल के चले जाते हैं। न्यूजीलैंड के हमेशा हमने प्लेयर पकड़ लिए, जो उनके मेन प्लेयर थे वो हमेशा पकड़ लेते हैं हम, लेकिन आखिर के जो 2 बैट्समैन हैं वही हमसे आउट नहीं होते। पिछले मैच में चैपमैन और मिचेल आउट नहीं हुए, इस मैच में जो मिच है और साथ में एक नया लड़का बास है वो आउट नहीं हुए। यार कोई प्लानिंग होती है, कोई माइंडसेट होता है, लकीर के फ़कीर वाला तो आपका हिसाब है। फिर एक नया इंकशाफ भी हुआ है कि बाबर आजम साहब की कैप्टनसी इतनी पुअर थी कि वो पर्ची पर लिख कर लाया करते थे कि इस प्लेयर के मैंने कितने ओवर करवाने हैं, इस बॉलर ने कितने ओवर करने हैं। सेम हिसाब अब शायद रिजवान साहब का है, वो भी शायद इसी तरह से अब गेम कर रहे हैं। उन्होंने भी ज़हन में बनाया होता है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैंने इस बॉलर के इतने ओवर करवाने हैं। सलमान अली आगा एक पार्ट टाइम बॉलर है, आप पहले तो बॉलिंग में ब्लंडर करते हो, फिर एक पार्ट टाइम बॉलर से पूरे ओवर करवा के उसको पुट पड़वा के बिठा देते हो साइड पे। आज जब उसकी ज़रूरत थी उसके 5-6 ओवर्स भी आप डलवा देते तो मैच की सिचुएशन डिफरेंट होती। बट यार सीधी सी बात है, हम क्या डिफरेंट सिचुएशन की बात करें, जब हम तैयारी ही 15 ओवर की करते हैं तो 50 ओवर की गेम में हमने क्या जीतना है। डेथ ओवर हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, हमारे अच्छे बॉलर भी डेथ ओवर्स में जाके बॉलिंग करना भूल जाते हैं। 3-4 साल के बाद वसीम जूनियर को हमने मौका दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, लेकिन डेथ ओवर्स में बॉलिंग ही नहीं हो रही।
डेथ ओवर्स में बॉलिंग तब होगी ना जब डेथ ओवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रोफेशनल क्रिकेट इतनी मुश्किल क्रिकेट होती है कि यहाँ पे हर मिनट में सिचुएशन बदल जाती है, हर मिनट में गेम बदल जाती है, आपको बार बार प्लान करना होता है। सॉरी टू से, लेकिन जब एक अनपढ़ बंदे को आपने कैप्टन बनाया होगा, जिसे पता ही नहीं है कि मैंने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, प्लान कैसे करना है, तो भाई फिर ऐसे ही होगा। 4 मैचों में उसका फ्लूक लग जाएगा, उसके बाद उसका वाह वाह हो जाएगी। अब आपके सामने नताइज हैं। पहली तो बात ही है भाई कि पहला कोई कैप्टन तो पहले कोई बंदा तो ऐसा ले आओ जो पढ़ा लिखा हो, जो मॉडर्न डे क्रिकेट को समझता हो। हमारे यहाँ जब कहा जाता है कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, वो टुल्ले मारने को फियरलेस क्रिकेट कहते हैं, ब्रेनलेस को फेयरलेस से तशबीह दे देते हैं। सिचुएशन ही हमारी इस तरह की है, हवे का हवा बिगड़ा हुआ है। 90s का जो कोच है वो जब आप बिठाएंगे तो वो कहेगा आज के हिसाब से क्रिकेट खेलो। भाई जब आप खुद नहीं उस हिसाब से क्रिकेट खेल ले अपने टाइम पे, तो अब आप क्या मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाओगे। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तनकीद अगर हम सिर्फ प्लेयर्स पर किए जाएँ या उनकी टेक्निक पर किए जाएँ या उनके कॉन्फिडेंस एक्सपोजर पर किए जाएँ, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होगी। सारी गलती प्लेयर की नहीं होती, मैनेजमेंट की गलती है, पीछे सिस्टम की गलती है। जब सिस्टम की गलती आती है तो भाई आपका इदारा ही गलती कर रहा है, क्योंकि आपके सारे इदारे इस तरह के हैं, हर इदारा करप्शन में लथपथ हुआ पड़ा है। एक इदारा आपका बचा था पीसीबी का, ये काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहा था, इस पर भी ब्यूरोक्रेसी का राज है। सीधी सी बात है, जब आपका सिस्टम ही करप्ट हो चुका है तो आपको मेरिट पर आने वाले प्लेयर कैसे मिलेंगे। टैलेंट की तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं होगी। स्क्वाश में आपके बहुत अच्छे नाम कमाए हैं प्लेयर्स ने, 8-8 साल तक उन्होंने रिकॉर्ड अपने पास रखा है। आज स्क्वाश किधर है। हॉकी में आपकी टीम अच्छा खासा नाम कमाती थी, आज आपकी टीम किधर है। फुटबॉल में आपकी टीम अच्छा खासा खेलती थी, लेकिन आज किधर है। हमारी टीम तो फुटबॉल में आज तक ऊपर नहीं आ सकी। ये पीडीएम के टाइम पे फुटबॉल की टीम किसी मुल्क में खेलने गई थी, उसके साथ ही एक पॉलिटिशियन को भेज दिया, वो फुटबॉल की टीम की जगह खुद की टिकट करवा के वहाँ पे पहुँच गए, जहाँ पे फुटबॉल की टूर्नामेंट थी, जहाँ पे टीम प्लेयर्स ने जाना था। हमारे प्लेयर्स का भी मसला ये है कि यहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जब वो दूसरे मुल्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे वो स्लिप हो जाते हैं। स्लिप होने का मतलब ये है कि वहाँ पे वो प्लेयर लॉस हो जाते हैं, इधर उधर गुम जाते हैं। घूमने से मुराद है कि बस भाग जाते हैं, वो वापस मुल्क में आना ही नहीं चाहते। रीज़न ही ये है कि यहाँ पे क्रिकेट हो या कोई और स्पोर्ट हो, उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है। हमारी स्पोर्ट्स में कोई पुरसान हाल नहीं है। हर तरह की स्पोर्ट में, कोई भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में जब लोग उनको चूज़ करते हैं तो उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। प्राइवेटली उनको खुद से ऑपरेट करना पड़ता है, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि यार हमें सपोर्ट कर दो। मैं टेकन प्लेयर का हवाला दे चुका हूँ कि ई स्पोर्ट्स में हमारा एक प्लेयर 5-6 दफ़ा का चैम्पियन बन चुका है, उसको आज तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिली। अरशद नदीम ये मेडल जीता है, अच्छे खासे मुकाबले जीता रहा है, लेकिन आज उसने नाम कमाया है। जो उसकी मेहनत है, जो उसने शुरू से नाम कमाने के लिए जो मेहनत की है, उस पर उसका साथ किसने दिया। जब आपकी प्लेयर की ग्रूमिंग ही ऐसे होगी, आपका रॉ टैलेंट है जिसको आप पॉलिश नहीं करते, क्योंकि सिफारशी सिस्टम है ना। हम खुद जब ट्रायल देने जाते थे तो हमारे पास पैड्स नहीं होते थे, हमारे पास शूज़ नहीं होते थे। अगर वो पहन लेते थे, किसी से मांग तांग के ले लेते थे, जब ट्रायल दे देते थे तो आगे नहीं हमें आने दिया जाता था। क्यों आगे नहीं आने दिया जाता था? क्योंकि हमारी सपोर्ट नहीं होती थी, हमारे पास रेफरेंस नहीं होता था। ये आपका बेसिक, जो जहाँ से प्लेयर ने सिलेक्ट होना है ना, जो उसकी पहली सीढ़ी है, उस सीढ़ी में ही आपके यहाँ पे रोड़े अटके होते हैं, तो टैलेंट कहाँ से निकल कर आएगा। ये जो इंडियन फिल्में आप देखते हैं या हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं कि बस देख के स्टार बन जाता है, सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं, ये पाकिस्तान में ऐसी कोई स्टोरी नहीं, ये फिल्मी कहानियाँ ही हैं बस। ये फिल्मों में होता है, या आप इंडिया में चल जाएं वहाँ पे ऐसा होता होगा, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जनाब, जब आप क्रिकेट पे तनकीद करते हैं, हम जैसे लोग जब क्रिकेट पे दुख ही इजहार करते हैं ना, हम दुख का इजहार करते हैं, क्योंकि हमें अफसोस होता है कि यार हमारी टीम क्या थी और कहाँ पहुँच गई है। हर कोई अपने दौर में जीता है, हर कोई अपने दौर को याद करता है, लेकिन उस दौर की वजह से, उसके एक्सेप्शनल टैलेंट होने की वजह से उसे एक मुकाम मिल जाता है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फिर उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई अब तो आप रिटायर हो चुके हो, तो अब आप टीम की कमान संभाल लो, आप टीम को गाइड करो, इसकी कोचिंग करो, टीम को लीड करो। जैसे कि मेंटोर्स हैं हमारे, उनका एक ज़माना था, वो अपने टाइम के स्टार्स थे, उनको मुल्क ने इज़्ज़त दी, उनको सब ने इज़्ज़त दी। अब उनको एक अच्छा मुकाम मिला होगा, उनको मेंटोर बनाया गया। प्लेयर कहाँ से लेके आ, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई प्लेयर्स लेकर आओ, हमें प्लेयर्स दो। कोई उन्होंने प्लेयर नहीं दिया, अपने दामादों को घुसाने में लगे हुए हैं बगैर मेरिट के। वो खुद सिफारिशें करके अपने दामाद को एडजस्ट करवा रहे हैं टीम में। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी सोच रखने वाला मेंटोर आपको अच्छे प्लेयर निकाल के देगा।
भाई जब गलाजत आपके जहन में बैठी हुई है तो कैसे हो सकता है कि आप एक अच्छा मेरिट पे प्लेयर लेकर आएँ। ये बस इस तरह से ही आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इनका यही चलना है। फिर मैंने पिछली वीडियो में कहा था, कई वीडियोस में मैं कहता रहा हूँ कि हमारी टीम जब ग्राउंड में उतरती है तो कभी भी ओपोजिशन से खेलने नहीं जाती, इनका मुकाबला खुद के साथ ही होता है। इसमें एक और बात ऐड कर लें कि अब जलालत का मुकाबला है कि कौन सा कैप्टन ज़्यादा जलील करवाएगा टीम को। बाबर आजम साहब ने वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे और यूएसए जैसे टीम्स से हारकर टीम को जलील करवाया था। अब कप्ताना मेरी जाना जनाब रिजवान साहब ने ये कमान संभाली और उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है कि मैं ज़्यादा जलील करवाऊंगा, कि बाबर आजम को लोग एज कैप्टन अच्छा समझेंगे। उनकी कैप्टनसी में टीम के ये हालात नहीं थे जो रिजवान की कैप्टनसी में हो चुके हैं। चैंपियन ट्रॉफी आपके घर पर हुई है, आपके बैकयार्ड में हुई है, नहीं जीत सके। एक मैच नहीं आप जीत सके। आपकी परफॉर्मेंस थर्ड क्लास टीम की तरह परफॉर्मेंस थी। सबसे पहली टीम आप बने जो टूर्नामेंट से बाहर हुई थी और 4 दिन में आपकी टूर्नामेंट ख़त्म हो गई है। बड़े बड़े ग्राउंड्स आपने बना लिए, बड़ा पैसा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, बस टीम ही नहीं बना सके। हालात तो हमारे ये हैं कि अब एक मैच जीतने पर यहाँ पे प्लेयर्स के नाम प्लॉट लगा दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों के उनको चेक्स दे दिए जाते हैं। ये तो हमारी सेलिब्रेशन है। तो यार आप कोई युगांडा की टीम हो, कोई आयरलैंड की टीम हो या जिम्बाब्वे की टीम हो कि कोई एक मैच जीतने पे आप इतना ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट करते हो जैसे पता नहीं आपने कौन सा तमगा जीत लिया है, तो समझ नहीं आती कि हम किधर जा रहे हैं। उसका मसला ये है कि आपका जो सिस्टम है वही रोटन सिस्टम है, गला सड़ा सिस्टम है, सिफारशी भर्ती हुए हैं। जो सिलेक्ट करते हैं टीम को उनकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है। 4 क्रिकेटर हैं, साथ में 4 एनालिस्ट बनाकर बिठाए होते हैं जिनका एनालाइज करने में भी कोई तजुर्बा नहीं, सिफारशें हैं। ऊपर से जब आपको कॉल आएगी 4 प्लेयर एडजस्ट करने के लिए, उस बंदे का जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, बस उसे टीवी पर क्रिकेट देखना बड़ा अच्छा लगता है। उसकी एक अथॉरिटी ऐसी है कि उसने कॉल करके आपको कह दिया कि भाई ये 4 प्लेयर एडजस्ट करवा दो। उसकी कॉल पर आपने 4 प्लेयर एडजस्ट करने हैं। अगर आपने उसकी बात ना मानी तो आपकी पोस्ट छिन जाएगी, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। जब यहाँ पे ये चलेगा तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये बेचारे जो 11 प्लेयर हम कैमरे के आगे फेंक देते हैं, ग्राउंड में फेंक देते हैं कि जाके परफॉर्म करो, कैसे परफॉर्म करेंगे। वो तो बेचारे खुद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। हमारी टीम का तो हालात ये हैं कि प्लेयर को खुद नहीं पता होता कि अगला मैच उसने खेलना है या नहीं खेलना। पहले मैच में इमाम साहब इंजर हो गए थे, उस्मान खान को मौका दे दिया गया, वो मैच हम हार गए हैं। उस्मान ने हालांकि अच्छा परफॉर्म किया था, बाद में खबर आती जी इमाम फिट हो गया है, उस्मान अब इंजर हो गया। यार एडजस्टमेंट करनी है तो कोई अकल वाली एडजस्टमेंट करो। आप तो इस तरह के ब्लंडर कर रहे हो कि दुनिया भी आप पे हंस रही है कि यार इंजरी की जगह आप यही कह दो कि हम रिप्लेस कर रहे हैं। किस चीज़ का खौफ है आपको, किससे डरते हो? अवाम की तनकीद से डरते हो? अगर अवाम की तनकीद का आपको इतना ही खौफ है तो भाई मेरिट पे भर्तियां कर लो, मेरिट पे टीम को आगे लेकर आ जाओ, फैसले दुरुस्त कर लो। आप एक प्रोफेशनल इदारा हो। प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता कि 4 लोगों की तनकीद पे आप उनकी मान के 4 प्लेयर घुसा दो, और घुसाने भी अपने ही हैं, अपने सिफारशी प्लेयर ही घुसाने हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, यानी कि उनकी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है, पास परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पल्ले, उनको आप इतना बड़ा स्टेज दे देते हो। फिर एक इशू हमारे टीम में, हमारी मैनेजमेंट में ये भी है कि नदामत नहीं है, रिग्रेट नहीं है। अजहर महमूद साहब पिछले 2-3 साल से टीम के साथ चल रहे हैं, बॉलर हैं, वो बॉलिंग कोच हैं हमारी टीम के। क्या परफॉर्मेंस है हमारी बॉलिंग। डेथ ओवर्स में जहाँ पे सारी टीम्स बचा कर ले जाती हैं, मैच को फंसा देती हैं, वहाँ पे हमारी टीम मैच ही लूज़ कर जाती है। 40 ओवर्स तक हमारी टीम मैच में होती है, लेकिन अगले 10 ओवर में इतना ज़्यादा स्कोर खा लेते हैं कि वहाँ पे एवरेज टोटल भी बढ़ जाता है। मतलब ये जो ग्राउंड है यहाँ पे 255 एवरेज टोटल था, हमने 292 रन खा लिए। और किन लड़कों से हमने वो स्कोर खाया है, किन्होंने हमें वो स्कोर मारा है, जिनका चौथा 5वां मैच था। आकिब जावेद साहब ने जब हम इंडिया से जलील होकर हारे थे तब बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी थी कि इंडियन प्लेयर्स का तो कंबाइन 1500 मैचेस का तजर्बा है, हमारे प्लेयर्स का तो 700-800 मैचेस का तजर्बा है, तो हम उनसे कैसे जीत सकते हैं। तो भाई साहब अब यहाँ पे आप क्या कहेंगे। आपके कंबाइन प्लेयर्स का तजुर्बा तकरीबन 500 मैचेस का है, और जो टीम आपके अगेंस्ट खेल रही थी उनका टोटल 150 मैचेस का भी तजुर्बा नहीं। ये भी आपको पेल के जा रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करो, और गलतियों पे जब नदामत होगी ना, आपसे नहीं डिलीवर हो पा रहा, तो आप अपनी पोस्ट छोड़ दोगे, रिज़ाइन कर दोगे। मसला यहाँ पे यही तो आता है, यहाँ पे कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है। अब रिजवान साहब कितना ज़्यादा ज़िल्लत अमेज़ हमें शिकस्तें हो रही हैं, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुख ज़रूर होता है कि हार गए हैं, लेकिन जब 6 लाख का चेक हाथ में आता है ना, तो सारा दुख साइड पे हो जाता है कि यार बस ठीक है, ये आ रहा है, और क्या चाहिए। कैप्टन की पोस्ट थोड़ी सी पक्की पोस्ट है कि 5-7 मैचेस तो मिल जाएंगे, मतलब कोई 20-25 लाख रुपया या करोड़ रुपया तो मेरा पक्का हो जाएगा ना। तो
बस ठीक है। तो ये एक ऐसा कैप्टन रिसेंट टाइम में बता दो जो जिसने खुद स्टेप डाउन किया हो, जिसने खुद कहा हो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है टीम की, मेरी कैप्टनसी में मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा तो मैं साइड पे होता हूँ, मैं स्टेप डाउन करता हूँ, आप किसी और को बना दें, कि कोई और जो डिज़र्व करता है आप उसे बना दें। जब शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था न्यूजीलैंड के लास्ट ओवर के लिए, उसके बाद उन्हें एक ओवर के बाद रिमूव कर दिया गया। उससे पहले बाबर आजम साहब कैप्टन थे। उसके बाद सारी आवाम कह रहे थे कि भाई साहब अब आप कैप्टनसी ना लेना वरना ये ठीक नहीं है। फैसला वैसे भी इखलाकी तौर पे भी ठीक नहीं था, क्योंकि हमारी टीम में इखलाक ही चलता है ना। लेकिन बाबर साहब ने कैप्टनसी ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि उसे सीट चाहिए भाई। रोला ही सारा कुर्सी दा है। बस टीम हमारी ग्राउंड पे जाके नाचती रहती है, डांस करने हम जाते हैं, जलील होने हम जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस तो कहीं नहीं। क्योंकि पीछे आपका सिस्टम ही ख़राब है। जब ऊपर आपने चेयरमैन ब्यूरोक्रेट बैठाया है जो इस पोस्ट को पार्ट टाइम जॉब की तरह ट्रीट कर रहा है, उसने जो 4 बंदे नीचे लगाए हुए हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने खुद मतलब शुएब मलिक साहब को आप देख लें कि शुएब मलिक साहब मेंटोर हैं। उनका काम है कि उन्होंने नए प्लेयर्स लेकर आने हैं, जहाँ पे भी उनको जो भी एरिया मिला है वहाँ से। लेकिन वो प्लेयर्स की जगह पे जो नए लड़के उनकी जगह पे खुद मैचेस खेल रहे हैं, ख्वाहिशों की बेस पे वो अपने मैचेस खेल रहे हैं। उन्होंने नए लड़के को जिस टैलेंट को ऊपर लाने का उनको अथॉरिटी दी गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी वो अथॉरिटी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। वो अपनी अथॉरिटी का नाजायज़ इस्तेमाल करके वो एक यंग लड़के की जगह मार के खुद उसकी जगह पे खेल रहे हैं। जब आपका विजन ही ये है कि बस हमने ही मैच खेलना है, चाहे 45 साल एज होगी, चाहे 50 साल एज होगी, यार भाड़ में भेजो। छोटा टैलेंट है, जो रॉ टैलेंट आ रहा है नीचे से, उसको हम क्या पॉलिश करें, हमारी अभी क्रिकेट बाकी है। तो फिर यही होगा। फिर अगर ये कहा जाए कि कोचिंग को हटा के जितने ये कोचेज़ हैं इनको हटाकर आप नए कोचेज़ ले आओ, तो भाई कौन से ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? इंटरनेशनल कोच तो आने से रहा, आपकी पॉलिसीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि इंटरनेशनल कोच आपके साथ काम नहीं करना चाहता। इंटरनेशनल कोचेज़ कहते हैं कि जिस काम के लिए हमें रखा जाता है हमें वो काम नहीं करने दिया जाता। शॉन टेट की बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, जब वर्ल्ड कप में टीम जलील होकर बाहर हुई थी तो उसने यही कहा था कि जब जीतते हैं तो खुद आ जाते हैं मीडिया के सामने, जब हारते हैं तो मुझे आगे कर देते हैं। उसके बाद शॉन टेट को इन्होंने रिमूव कर दिया। ये लिस्पी के और गैरी कस्टन के भी यही इख्तलाफात थे कि हमें इख्तियारात नहीं दिए जाते। किस पर बात करें, कौन कौन सी इशू को आप हाईलाइट करेंगे? जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, पीछे जो बैठे हैं ढीठ हैं, उन्होंने कौन सा कैमरे के सामने आना है? तो सीधी सी बात है यार, जब सीक्रेटली सब कुछ हो रहा है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो ग्राउंड में आपकी टीम ने क्या परफॉर्म करना है? हमारी तो तारीख ही ये है ना। पाकिस्तान के तो सारे फैसले बंद कमरों में होते हैं, बैकडोर होते हैं। तो बस ठीक है, दुनिया में बैकडोर पॉलिसीज़ चलती हैं, बैकडोर प्लानिंग्स चलती हैं, हमारे यहाँ बैकडोर फैसले हो रहे होते हैं। हम बंद कमरों में फैसले करके ग्राउंड में टीम को उतार देते हैं कि जाके परफॉर्म करो। टीम ने क्या परफॉर्म करना? कुछ भी नहीं होने वाला, आवे का आवा बिगड़ा हो। नदामत नहीं है, ना हमारे प्लेयर्स में नदामत है, ना हमारे कोचेज़ में नदामत है। अज़हर महमूद साहब अभी आके यही कह रहे थे जब T20 सीरीज़ आ रहे थे कि यार कौन सा हम कोई टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, सीरीज़ ही है ना। अब भी उन्होंने यही कहना है, नदामत नहीं है ना, शर्मिंदगी नहीं है उनको कि यार परफॉर्मेंस क्या है हमारी टीम की। मोहम्मद यूसुफ साहब एक टीवी चैनल पर चैंपियन ट्रॉफी के दौरान बैठ के बड़ी तनकीद कर रहे थे कि बैटर्स की टेक्निक में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। इस वक्त मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच हैं हमारी टीम के। T20 में आपकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दे दी? आपके प्लेयर्स में से कोई एक ऐसा नाम निकल के सामने आ रहा है जो लग रहा हो कि यार शॉट्स अच्छी खेलता है? नवाज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एक मैच में, उसके बाद वो टुल्ला ही मारता रहा, तो बॉल की समझ नहीं आती। अब आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आप साथ लेकर चल रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस टीम ने क्या कर दिखाया? यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सब नौकरियाँ लेने के लिए कैमरे पर बैठकर तनकीद करते रहते हैं टीम पर, ताकि हमारी नौकरी पक्की हो जाए। जब नौकरी उनकी पक्की हो जाती है, उनको नौकरी दे दी जाती, बस सब चंगा है जी। परफॉर्मेंस आपकी यही रहनी है। बार बार एक ही बात कर रहा हूँ भाई साहब, सिस्टम आपका ख़राब है। सिस्टम में जो पीछे आपने पत्थर डाले हुए हैं ना अपनी बुनियादों में, पहले उन पत्थरों को निकाल के सीमेंट की बुनियाद रखो, कंक्रीट की बुनियाद रखो। जब आपकी बुनियाद ठीक हो जाएगी, आपका बेसिक स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, प्लेयर जब वहाँ से निकल कर सामने आएंगे मेरिट की बेस पर, तब आपकी टीम भी सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे बेयकीनी भी बढ़ी है, टीम में बेयकीनी बढ़ी है। सबसे ज़्यादा ओपनिंग प्लेयर्स के जो ट्राई आउट हमने किए हैं, ओपनिंग प्लेयर्स वो हमारे ही हैं, हमारी टीम का ही रिकॉर्ड है। पिछले 4-5 साल में पता नहीं हमने कितने ज़्यादा ओपनिंग प्लेयर्स ट्राई कर लिए हैं। पिछले 5-6 मैचेस में ही हमने 5-7 तकरीबन ओपनिंग प्लेयर्स ट्राई कर लिए हैं। ऐसे कैसे वर्क होगा? कोई वर्क नहीं हो सकता जब आपकी पॉलिसीज़ ही कंसिस्टेंट नहीं है। जब हर प्लेयर को ये पता है कि बस एक मैच मिल जाना है, यही मेरे लिए गनीमत है, उसके बाद उसे ये नहीं पता कि अगला मैच मुझे मिलना है या नहीं, भाई कैसे सिस्टम ठीक होगा? जब आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा, आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी?
टीम तो तभी परफॉर्म करेगी ना जब प्लेयर को पता होगा कि मेरी मेरिट की बेस पे सिलेक्शन है, मैं परफॉर्म करता रहूँगा, मैं टीम के साथ चलता रहूँगा, या कम से कम इस टूर पे मैं आया हूँ तो इस टूर में मैंने खेल नहीं खेले, 1-2 टूर्स मेरे पास हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप देखें अभी 2 मैचेस हुए हैं, 4-5 लड़के एक साथ ही निकाल देते हैं। पिछले मैच में 4 लड़के और थे, इस मैच में 4 लड़के और हैं, हो सकता है आगे वाले मैच में 4 लड़के और हों। कॉम्बिनेशंस ट्राई करना कुछ और चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे एक मैच जीतने के लाले पड़े हुए हैं। एक मैच जीतने के लिए ये कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई आउट करने को तैयार है, लेकिन होना कुछ भी नहीं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर अगर कोचेज़ पर बात कर लें तो कोचेज़ तो हैं ही इंटरिम कोचेज़ हैं। अभी आकिब जावेद साहब इंटरिम कोच हैं, वो ये कह के साइड पे हो जाएंगे कि भाई मैं तो हूँ ही इंटरिम कोच, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने खुद कहा है कि भाई मैं कोचिंग के लिए रेडी था ही नहीं, मैं तो लोकल लेवल पे कोचिंग करता हूँ, प्लेयर्स की ट्रेनिंग करता हूँ, मुझे वहाँ पे रखो, मेरा इंटरेस्ट भी वहाँ पे है, मैं खुद ये जॉब नहीं करना चाहता था, इन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। तो जब एक बंदा उस जॉब को खुद लेना नहीं चाहता, ज़ोर ज़बरदस्ती से आपने उसे वो पोस्ट दे दी है, तो भाई आपको क्या डिलीवर करके दिखाएगा। आपकी टीम का माइंडसेट मीडियोकर माइंडसेट है, आपकी टीम मीडियोकर टीम है। इनका मैच युगांडा से रखवा दो, इनका मैच जिम्बाब्वे जैसी टीमों से रखवाओ, जिनसे 1-2 मैचेस जब जीत जाएंगे ना तो कम से कम इनको खुशी होगी, सेलिब्रेट कर लेंगे। जिम्बाब्वे की टीम ने आपने एक प्लेयर को ज़रूर देखा होगा, सिकंदर रज़ा को। एक उनका प्लेयर होता था मसक अज़्ज़ा। ये 2 प्लेयर्स ऐसे थे, फिर एक उनका टेलर नाम का प्लेयर होता था। ये 3 प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है। सिकंदर रज़ा की तो इनिंग्स हमें याद है, पिछले टी20 में इस वक्त जिम्बाब्वे का सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड है, तकरीबन 343 उन्होंने रन्स बनाए हैं। उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला प्लेयर सिकंदर रज़ा है। अपनी टीम की तरफ से वो हमेशा वो लड़का खेलता रहा। इसी तरह अगर आप आयरलैंड की मिसाल ले लें तो उनकी टीम में स्टर्लिंग नाम का एक प्लेयर है, वो हमेशा परफॉर्म करता है। आप हर टीम में एक ऐसा प्लेयर ज़रूर देखेंगे जिसने हमेशा अपनी टीम को मुश्किलों से निकाला है, जिसने हमेशा परफॉर्म किया है। साउथ अफ्रीका की टीम में आपको डेविड मिलर हमेशा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। इंडिया की टीम में आपको कोहली नज़र आएगा। हर टीम में एक ऐसा कंसिस्टेंट प्लेयर है जो हर मैच में परफॉर्म करता है। न्यूजीलैंड की टीम में आपको केन विलियमसन नज़र आएगा। हमारी टीम में ऐसा कौन सा है? कोई ऐसा प्लेयर नहीं। एक मैच में अगर हमारे बाबर आजम साहब सुपरस्टार चल जाएंगे, अगले 5 मैचेस में फिर फेल। पहले तो अपनी बुनियादों में रखे हुए पत्थरों को हटाकर कंक्रीट की बुनियाद बनाएं, उसके बाद आप मेरिट की बेस पर प्लेयर्स को आगे लेकर आएँ। उसके बाद एक जब प्रॉपर सिस्टम बन जाएगा, फिर जब प्लेयर्स ऊपर आएंगे, प्लेयर्स को पता होगा कि हम अपने टैलेंट की बेस पर ऊपर आए हैं, फिर वो ग्रुपिंग नहीं करेंगे। ग्रुपिंग हमेशा मीडियोकर सोच रखने वाले प्लेयर्स करते हैं। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ना, ये मीडियोकर अप्रोच के प्लेयर्स हैं। इनको आज तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भैया हमें प्लेटफॉर्म क्या मिला हुआ है, नेशनल लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ये है। इनको बस ये पता है कि हमें इतना पैसा मिलना है, हमारी पैसे की तरह से ये वैल्यू है, हमें इतना पैसा मिलना चाहिए क्योंकि हम इस लेवल पे खेलते हैं। लेकिन उस लेवल की जिम्मेदारी क्या होती है ये किसी को नहीं पता। इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ के दौरान रोहित शर्मा से कैप्टनसी पर बात हुई थी कि आप क्या देखते हैं कि कैप्टनसी किसे करनी चाहिए, तो उसने ये कहा था कि कैप्टनसी अर्न की जाती है। इस स्पोर्ट को हासिल करने के लिए, कैप्टनसी लेने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती है, जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये जो पोस्ट है ये अर्न करनी पड़ती है और बहुत ही जिम्मेदाराना पोस्ट होती है। ऐसे नहीं है कि आप गली से उठा के किसी को भी कैप्टन बना दें। क्या आपको वो अप्रोच हमारी टीम में नज़र आती है? यहाँ पे तो जो कैप्टन साहब हैं उनको खुद नहीं पता कि अगले टूर के लिए उनका नाम एज कैप्टन आना भी है या नहीं आना। तो भाई आप जब अपनी इनकंसिस्टेंट अप्रोच को ख़त्म करके कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ लेकर आओगे, कंसिस्टेंट सिस्टम बनाओगे, कोई 1-1.5 साल टीम के साथ चलोगे, जितना भी बुरा परफॉर्म करती है उसे करने दो, और ये हर मैच में 4-5 प्लेयर्स का फार्मूला चेंज नहीं करोगे ना, तो फिर ही आपकी टीम परफॉर्म करेगी, फिर ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। वरना बस जो चल रहा है बस यही चलता रहेगा और आगे भी यही चलना है। बार बार आपको कहा जा रहा है आपने अब आगे वर्ल्ड कप्स के लिए क्वालिफायर्स खेलेंगे, आप उसमें यूएसए जैसी टीम से भी हार जाएंगे, और इस पर हमें कोई अफसोस नहीं होने वाला, क्योंकि हमें पता है हमारा लेवल इस वक्त जिम्बाब्वे और यूएसए जैसी टीम्स वाला ही है। जो टीम एक मैच जीत कर इतना ज़्यादा ओवर सेलिब्रेट करती है, आप उनका लेवल का अंदाज़ा खुद ही कर लें। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इनकी सोच क्या है, इनकी अप्रोच क्या है। मीडियोकर माइंडसेट है, मीडियोकर लेवल के ये लड़के हैं, मीडियोकर लेवल पे आप इनको खिलाएं। जब इस लेवल का लड़का आपको मिल जाएगा, जब वो डिलीवर करके दिखाएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये लड़का वाकई में स्टेज का प्लेयर है।
बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरे मैच में अब वाइट वॉश होता है या वो मैच बचाने में हम कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल उम्मीद तो कोई नहीं है, क्योंकि 2011 से हमने कोई मैच नहीं जीता, तो अगले मैच जीतने के, जो नेक्स्ट मैच है उसको जीतने के कितने चांसेस हो सकते हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।